हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारा जो आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस का पेपर हुआ है उसका वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले देखिए B1 शीट है हमारी, और जिसमें हमारी जो बुकलेट कोड है वो A है। ठीक है, जिनका भी बुकलेट कोड A है वो लोग तो सीधा सीधा मैच कर सकते हैं। उसके अलावा और जो लोग हैं वो लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने आंसर राइट लगाए थे या नहीं, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ना मिलने की वजह से आप लोग ये चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है। तो आप लोग जिनका भी बुकलेट कोड A है वो लोग तो कंफर्मेशन के साथ चेक कर लें, अपने OMI शीट उठाएं और उसके बाद उसमें से चेक कर लें आंसर। और जिन लोगों का बुकलेट B, C या D है वो लोग अपने क्वेश्चंस देख लें कि हाँ इनके आंसर आप क्या लगा के आए थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं बट क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज का जो ये वाला B1 शीट है इसमें हम सबसे पहली वीडियो में लैंग्वेज टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैं आपको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। एक एक करके मैं सारे पेपर सॉल्व करके आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, ये 150 मार्क्स का था, 2 घंटे आपको इसे करने के लिए मिले थे। इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आई थी, जिसमें से आपने एक लैंग्वेज चुनी होगी। तो पहले हम हिंदी लैंग्वेज का सॉल्व कर रहे हैं, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का करेंगे। फिर आपके पास जनरल नॉलेज और रीजनिंग आई होगी, जिसमें कि आज के एग्जाम में जनरल नॉलेज दी ही नहीं है, सीधा सीधा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आई है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम हिंदी भाषा में अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प उत्तर के रूप में दिए गए हैं। कोई भी एक विकल्प उस प्रश्न का सही उत्तर है, कृपया सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयास है वो किसने किया था, जॉर्ज गैरिसन ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सिद्धों की भाषा है, सिद्धों की भाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांध्य भाषा। ठीक है, सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता था, सांध्य भाषा। नेक्स्ट देखिए, नाथ संप्रदाय को मानने वाले मूलतः किसकी उपासना करते हैं। तो जो भी लोग नाथ संप्रदाय को मानते हैं वो सभी शिव भगवान की उपासना करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको वाद दिए हुए हैं, इसके संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है, तो सभी वादों के संस्थापक उसी के सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, ये रामानुजाचार्य ने नहीं की थी, बाकी सभी सही हैं। द्वैतवाद की स्थापना माधवाचार्य ने की थी, अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था संत रविदास या रैदास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का अगर हम पूरे रामचरितमानस को देखें उसका प्रधान रस देखें तो उसका प्रधान रस है शांत रस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से गीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो गीतिकालीन कवि हैं जो कि वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं उनका नाम है भूषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसका जो ये PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मैंने PDF वहाँ पे सेंड कर रखे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, गीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो गीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बिहारी किस धारा के कवि हैं। तो बिहारी कौन सी धारा के कवि हैं, गीतिकालीन कवि हैं ये तो हमें पता है, गीति मुक्त, गीतिबद्ध या गीति सिद्ध कौन से कवि हैं। ठीक है, इन्हीं में आएगा, स्वच्छंद तो गलत है इसमें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे हांसी हांसी के तन मन धन मुँह से, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है ये
प्रिय प्रवास है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये। नेक्स्ट देखिए, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये किस युग की विशेषता रही है? द्विवेदी युग की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग है इसमें, आनंद जो सर्ग है वो 15वां सर्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये मिला था उन्हें चिदम्बरा पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कौन है या किन्हें माना जाता है? तो हालावाद के प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पुष्प के अभिलाषा किस कवि की कविता है? तो पुष्प के अभिलाषा किसने गाई है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्लग है। प्रसिद्ध कविता जो है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, के रचिता कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये जो कविता है, इसके जो रचिता कवि हैं उनका नाम हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किस महानुभव ने की? तो ये की थी मुंशी प्रेमचंद ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी आंसर पे आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं ये आंसर्स बिल्कुल राइट है। ठीक है, 100% राइट हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ है जो कि आप इस आंसर को गलत बता सकते हैं, जिन पे क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं प्रूफ के साथ, जिससे कि अगर फ्यूचर में यही आंसर आपके आंसर की में आते हैं तो आप उस पर क्लेम कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नागार्जुन को किस काव्य कृति के लिए अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था पत्रहीन नग्न कांच पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, तार सप्तक में कुल कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो यहाँ पे 7 कवियों की रचनाएं संकलित हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही प्रचलित है ये, तो ये है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपन्यास निस्सहाय हिंदू के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम घीसू एवं माधव हैं? तो ये कौन सी कहानी के थे ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कफन। नेक्स्ट देखिए, कहानी गुंडा के लेखक का नाम क्या है? इस मतलब ये हमें ये बताना है कि जो गुंडा कहानी है वो किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट देखिए, अपना अपना जूता नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल के आंसू और नाटक बहुरंगी एकांकी के लेखक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे लेखक के लेखक हैं। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये कहानी है जिसमें कि हमें पत्र के बारे में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो शिव शंभू नाम के व्यक्ति ने पत्र लिखे हैं इसमें। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये लिखा है बालमुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निबंध ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? ये है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, निम्न में से साहित्यकार का नाम छाटिए। तो यहाँ पे देखिए उस साहित्यकार का नाम बताना है जो कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। 3 ही मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, शांति प्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? तो यहाँ पे शरद चंद्र की जीवनी के बारे में बताया गया है, जो कि एक बंगाली राइटर थे। ठीक है, आवारा मसीहा में। नेक्स्ट देखिए, क्रांति पथ का प्रतीक आत्मकथा के लेखक का नाम है। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद। नेक्स्ट देखिए, पत्रिका पाखी किस स्थान से प्रकाशित की जाती है? तो ये दिल्ली से प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था 7वीं और 8वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बीच में ही इसका प्रयोग किया गया था। ये शिलालेखों पे लिखी मिलती थी उस समय पे। ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है। ठीक है, ए में कहा गया है, लेकिन यहाँ पे ए बी जैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे 343 ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। वर्ष 2021 में हिंदी साहित्य के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ देखिए, आपको लास्ट ईयर का पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नाट्यशास्त्र के रचयिता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भगत मुनि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अगस्तु, क्योंकि आगे अनुकरण और विवेचन दोनों का सिद्धांत अगस्तु ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत जो है वो प्लेटो ने दिया था। ठीक है, और बाकी इन दोनों सिद्धांतों का कोई भी मतलब विलियम वुडवर्थ या फिर मैथ्यू एर्नल्ड से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए हिंदी भाषा के तालव्य व्यंजन छाटिए। तालव्य व्यंजन जिन्हें बोलते हुए हमारे तालु पर हमारी जीभ टच होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब आप देखिए च छ ज झ इसे बोलेंगे तो आपकी जो जीभ का बीच का भाग है वो आपके तालु से टच होगा। ठीक है, तो वही तालव्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से? बी स, इसमें अघोष वर्ण है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो अगर हिंदी भाषा में हम देखें तो जो दही शब्द है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली चीज़ है। संस्कृत में ये नपुंसक लिंग है, जबकि हिंदी भाषा में इसे पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? तो किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेघ, जलद, जलाधि और वागीधर दिया हुआ है, आपको 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो बादल का पर्यायवाची पूछा है, कौन सा? नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है जलधि। जलधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जो शब्द तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह शब्द निम्न में से छाट कर लिखिए। तो तरु क्या होता है? तरु होता है पेड़। पेड़ को बिटप भी कहते हैं, ठीक है, पादप भी कहते हैं, द्रुम भी कहते हैं, लेकिन तड़ांग नहीं कहते। तड़ांग का मतलब क्या होता है? तड़ांग का मतलब होता है तालाब। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवाचीन शब्द का विलोम शब्द निम्न में से छाटिए। तो आवाचीन शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आगामिस्त्यत्पत्तिका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें तत्सम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवाह। ब्याह, ब्याह कहा जाता है। ब्याह का तत्सम शब्द है विवाह। ठीक है, बाकी सींग, दर्शन और छेद ये तत्सम शब्द ही हैं। नेक्स्ट देखिए, पवन में कौन सी संधि आती है? तो पवन में अयादी संधि का प्रयोग होता है, पो प्लस अन। ठीक है, पवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो हमें यहाँ पे अनुग्रहित लिखा है, तो अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ग के नीचे ग लगता है जो ऋषि वाला होता है, और इसके अलावा हा पे बड़ी की मात्रा लगती है, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, इसलिए ये वाला जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।